Hello everyone, welcome to Idle Coaching. My name is कृष्णकांत सिंह बुंदेला. माइक्रोइकोनॉमिक्स इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल हिंदी के पार्ट 8 में आप लोगों का स्वागत है. इस पार्ट में हम डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे इन डिफरेंस कर्व की मदद से. इसके करीब 3 मेथड्स हैं, तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट और सेकंड मेथड देखेंगे. थर्ड मेथड थोड़ा सा और लंबा है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. डिमांड कर्व जैसा कि हम जानते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें रिलेशनशिप दिखाई जाती है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में. वो क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट की, और ये जो स्लोप होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से राइट की तरफ. ये बताता है कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी तब खरीदता है जब उसकी प्राइस कम होने लगती है. तो ये डिमांड कर्व हम पढ़ चुके हैं पहले. ये मार्शेलियन यूटिलिटी एनालिसिस पर आधारित है. मार्शल ने जो यूटिलिटी एनालिसिस दिया था उसके बेसिस पर ये डिमांड कर्व बनाया गया था. लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस में कुछ डिफेक्ट्स हैं. ये डिफेक्ट्स में यूटिलिटी एनालिसिस के जो वीडियो पार्ट्स बनाए हैं उसके क्रिटिसिज्म में डिस्कस कर चुका हूं. इन शॉर्ट में यहां बता देता हूं कि एक तो सबसे बड़ा डिफेक्ट है एब्सोल्यूट क्वांटिटीज का. अगर आपको एप्पल से यूटिलिटी मिल रही है 6, ऑरेंज से मिल रही है 5, तो ये आप कैसे डिफाइन करोगे कि 6 का मतलब कितना ज्यादा होता है और 5 का मतलब कितना कम होता है. एब्सोल्यूट क्वांटिटीज अगर आप दे भी रहे हो तो उसमें परफेक्शन नहीं है. जैसे कि ऑर्डिनल में होता है कि हम बड़ा छोटा बता देते हैं, इससे हमको ज्यादा मिल रहा है, इससे हमको कम मिल रहा है. दूसरा डिफेक्ट यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट ली है यूटिलिटी एनालिसिस में. यह भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है. और इन दोनों डिफेक्ट की वजह से जो भी कंक्लूजन ड्रॉ हुआ इस मार्शेलियन एनालिसिस से वो गलत हो गया. जब हम डिमांड कर्व की बात करें तो इस डिमांड कर्व को फिर से मॉडर्न एनालिसिस किया गया और डिराइव किया गया इन डिफरेंस कर्व टेक्निक के थ्रू, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. यानी ये जो प्राइस का कंजम्पशन कर्व है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये कैसे बनता है. अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होते हैं जो अलग अलग रिलेशनशिप बताते हैं प्राइस और कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज पर. जैसे यहां पर M, M1, M2 ये अलग अलग क्वांटिटीज हैं. Q1, Q2, Q3 अलग अलग प्राइजेस पर, और उनसे होकर ये प्राइस कंजम्पशन कर्व बनता है. तो ये एक तरीके से इंडिविजुअल डिमांड कर्व ही बनता है. लेकिन जो हमारा पहले वाला डिमांड कर्व है वो अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटीज को स्टडी करता है अलग अलग प्राइस पर, और ये भी वही काम कर रहा है लगभग. तो ये दोनों यानी कि जो हमारा पुराना डिमांड कर्व है और ये जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है ये करीब करीब एक जैसे ही लगते हैं, मगर इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस भी है, वो हम कर लेते हैं. डिफरेंस ये है वेरी फर्स्ट कि जब हम प्राइस कंजम्पशन कर्व बनाते हैं तो वो दो कमोडिटीज के बीच में बनाते हैं. हम एक को एक्स एक्सिस पर और एक को वाई एक्सिस पर ले लेते हैं, या एक कमोडिटी को एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और मनी को वाई एक्सिस पर ले लेते हैं. लेकिन ये जो मार्शेलियन डिमांड कर्व है इसमें हम प्राइसेस लेते हैं वाई एक्सिस पर और क्वांटिटी लेते हैं एक्स एक्सिस पर. यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व में प्राइसेस डायरेक्टली बताई नहीं जाती कितनी है. एक लाइन बस जोड़ती है, जैसे PL, PL2, PL3 एक प्राइस लाइन बस बनती है जो इंडिकेट करती है प्राइसेस के रेशियो. यानी PL बना दिया तो OP अपॉन OL हो जाएगा. लेकिन ये जो मार्शेलियन डिमांड कर्व है इसमें प्राइसेस डायरेक्टली मेंशन की जाती हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. मार्शेलियन डिमांड कर्व को जब हम स्टडी करते हैं तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड है किस किस प्राइस पर. लेकिन जब हम प्राइस कंजम्पशन कर्व की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं होती है. ये हमको केवल ये बताती है कि कितना टोटल अमाउंट हमने स्पेंड किया है, खर्च किया है किसी कमोडिटी को खरीदने पर. यानी कि ये जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है हमको टोटल आउटले बताता है. ये हमको ये बताता है कि टोटल हमारा खर्चा कितना है और टोटल हमने क्वांटिटीज कितनी खरीदी. और जब हमारे पास टोटल प्राइस रहती है, टोटल क्वांटिटी रहती है, तो हम पर यूनिट प्राइस निकाल लेते हैं. यानी इससे हमको पर यूनिट प्राइस मिल जाती है. मगर ये सब बहुत होता है इनडायरेक्टली, इसमें डायरेक्टली हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा सुपीरियर है इस मामले में. एक और चीज है, प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है ये इनकम अफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट दोनों को लेकर आता है. ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं आपको डिटेल में. लेकिन मार्शल का जो कर्व है ये ऐसा कुछ नहीं बताता है. ये केवल हमको बताता है कि एग्रीगेट क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है प्राइसेस के चेंज के हिसाब से, और इसीलिए ये प्राइस कंजम्पशन कर्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में. फाइनली प्राइस कंजम्पशन कर्व हमको केवल ये इंफॉर्मेशन देता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसका साइज क्या है और कितना उसके पास बचा है कुछ कमोडिटी खरीदने के बाद. लेकिन मार्शल का जो डिमांड कर्व है
ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं देता, ये तो केवल ये बताता है कि कितनी यूनिट्स किस प्राइस पे खरीदी गई हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस तो हैं ही, और बेसिकली हमको पता है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है एक ही कमोडिटी का बनाते हैं, और ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है प्राइस और कंजम्पशन कर्व से। उसी कमोडिटी का अगर हम देखें तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से। जो इंडिफरेंस मैपिंग है उसकी मदद से हम ये डिराइव भी कर सकते हैं, और इसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हम करने वाले हैं। तो इस पहले मेथड में हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व, और ये प्राइस कंजम्पशन कर्व ये जो बना है ब्लू रंग का, ये बना है इंडिफरेंस कर्व की मदद से। जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से हमने बनाया, और अब हम इसके हिसाब से एक डिमांड शेड्यूल भी बनाएंगे और अलग से एक डिमांड कर्व सेपरेटली बनाएंगे, जो हमको रिजल्ट देगा इस प्राइस कंजम्पशन कर्व के साथ। यानी कि इस एक्स एक्सिस में हमने कमोडिटी को ले लिया है और यहाँ पर हमने मनी ले ली है। अब हमने ये एज्यूम किया है कि ये जो एक्स कमोडिटी है इसकी प्राइस लगातार गिर रही है। तो जब प्राइस गिरेगी तो ये कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसकी खरीदारी बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस कम हुई है। तो PL पहले प्राइस लाइन थी, फिर हो गई PL1, फिर हो गई PL2। सबसे पहले जो कंज्यूमर था वो इस क्यू पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पर था, मतलब ये कि OM क्वांटिटी वो परचेज कर रहा था, और प्राइस क्या थी इस पॉइंट पर यूनिट OP/OL। ये रेशियो हम लेते हैं पर यूनिट प्राइस निकालने के लिए। यानी OP हो गई टोटल इनकम, और हमने जो क्वांटिटी ली है वो कितनी ली है, OL ली है। तो पूरी प्राइस से टोटल हमारे पास जो पैसा था उससे हमने टोटल यूनिट्स को डिवाइड कर, तो हमको प्राइस पर यूनिट मिल गई। यानी OP/OL प्राइस पर OM क्वांटिटी खरीदी जा रही है। इसी तरीके से OP/OL1 प्राइस पर OM1 क्वांटिटी खरीदी जा रही है, और इसी तरीके से OP/OL2 प्राइस पर OM2 क्वांटिटी खरीदी जा रही है। इस तरीके से इसको हम और आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं जैसे जैसे प्राइस एक्स की फॉल होती। देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे OP को हमने मान लिया कि 40 रुपए थे हमारे पास, ठीक है। OM को हमने मान लिया 8 यूनिट थी, तो 40 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी एक यूनिट की कीमत कितनी हो गई 5। OM1 मान लीजिए 10 यूनिट थी, तो 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की कीमत कितनी आ गई 4, यानी प्राइस कम हो गई है। OM2 सपोज OM2 हो गई 15, तो 15 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी प्राइस और गिर गई है। इसका अगर हम शेड्यूल बनाएं, OP/OL का 5 रुपीज, OP/OL1 का 4 रुपीज और OP/OL2 का 2.66 रुपीज। यहाँ पर 8 यूनिट्स, यहाँ 10 यूनिट्स और यहाँ 15 यूनिट्स, और इसका हमने शेड्यूल बना दिया। देखिए हमने इसकी मदद से क्या किया, ये शेड्यूल बना दिया। ये शेड्यूल कौन सा शेड्यूल है, डिमांड का शेड्यूल है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो पहला मेथड हमारा क्या है, हमने इस प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से क्या किया, ये डिमांड कर्व बना लिया। यानी हमारा जो y एक्सेस है ये वाला, यहां पर ये पॉइंट 5 जहां दिख रहा है यह है OP/OL, जहां 4 दिख रहा है ये वाला पॉइंट OP/OL1, और ये थर्ड वाला पॉइंट है इधर करीब आएगा 2.66 OP/OL2। कहने का मतलब यह है कि प्राइस कंजम्पशन कर्व की मदद से हमने ये डिमांड कर्व बना लिया। ये था फर्स्ट मेथड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पर, जब हम उसी फिगर में या उसी फिगर की हेल्प से उसी जगह हम डिमांड कर्व बना पाए। तो ये एक तरीके से हमने कंबाइंड फॉर्म कर दिया है। पहले हमने अलग अलग बनाया था प्राइस कंजम्पशन कर्व और डिमांड कर्व, इसमें हम प्राइस कंजम्पशन कर्व के साथ साथ डिमांड कर्व बनाएंगे। ये जो क्वांटिटीज हैं OM, OM1, OM2 किस किस पॉइंट पर, Q1, Q2, Q3 पर, इसको हम एक्सटेंड करेंगे 1, 2, 3। तो ये कहाँ मिल रहा है, RST पर। किस किस प्राइस पर, यहाँ पर 5 रुपीज का था, यहाँ 4 रुपीज का था, यहाँ 2.66 का था। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको मिल जाता है डिमांड कर्व। ये है मेथड 2, मतलब मेथड 1 भी वही है, मेथड 2 भी वही है, इसमें हमने इसको साथ में कर दिया है। दैट्स इट। इसके बाद हम थर्ड मेथड अगले पार्ट में करेंगे, थोड़ा सा वो लंबा है।